नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि जीव विज्ञान में आपको जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम होता क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण के बारे में, और पोषण के साथ साथ इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर, देखते रहिए शर्मा जी एजुकेशन की आज की यह वीडियो। तो हमने जो है पिछली कक्षा में पोषण की कुछ चीज़ों के बारे में बात किया हुआ था, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे बॉडीज़ के लिए या फिर सजीव निर्जीव ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे पहचान करेंगे। तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लेकर के आ गए हैं NCERT के टोटल टॉपिकों को कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको एक एक लाइन पढ़ के आपको बता दूंगा NCERT में कौन सी क्या है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसका मीनिंग क्या है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं इसी पोषण के बारे में कि क्या है पोषण। और बेसिकली यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा सजीव के लिए और निर्जीव का कोई बात ही नहीं है। तो सजीव में दो तरह के आते हैं, एक आता है पेड़ पौधा, ठीक है, और एक हो गया हमारा जंतु, ठीक ना। तो दोनों के विषय में हम लोग बात करेंगे कैसे और क्या होता है। आइए, तो देखिए, जब हम टहलते हैं या फिर साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, ऊर्जा हमारे शरीर में होगी तभी हम इन क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ये कि हम कोई भी आभासी क्रियाकलाप का मतलब दैनिक जीवन जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको नहीं भी करेंगे तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वही कहलाता है भोजन। यानी हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा प्रोटीन के संश्लेषण या वृद्धि या फिर विकास करने में मदद करता है। अब पोषण क्यों जरूरी है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्योंकि पोषण इसलिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं होने वाले प्रोटीन संश्लेषण को बड़े ही आसानी से कर सके, क्योंकि इसको करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। ठीक है, और इन्हीं भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें चाहिए होंगे उससे हम लोग पोषण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, एक बार इसके विषय में जान लेते हैं। ठीक है, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। सभी में अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन पदार्थ की आवश्यकता जो है वो समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। सभी को अलग अलग विधियों से प्राप्त होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, जीव हैं, जो अकार्बनिक स्रोतों से, जो कार्बन नहीं है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और जल के रूप में क्या किए, वो सरल पदार्थ की प्राप्ति कर लेते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा जीवाणु आते हैं। ये सारे जितने भी जीवाणु हैं या फिर हरे पेड़ पौधे हैं, जीवाणु की बात करें और या फिर हरे पेड़ पौधे हैं, तो ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कि इनको चाहिए होगी, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अन्य जीव जो उसके बाद के जो जीव हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये सरल पदार्थों का उपयोग करते हैं और ये जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, जो प्राणी का जो बॉडी है, वो सरल चीजों को ऑब्जॉर्ब करता है, लेता है।
और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं जटिल पदार्थों को। तो सबसे पहले जटिल पदार्थों को हम लोगों ने इंटेक किया, लिया, और फिर ये सरल पदार्थों में क्या होगा, खंडित होगा। और ये खंडित होना अनिवार्य है ताकि ये जीव की जो संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयोग हो सकते हैं। अगर ये सरल रूप में नहीं आएंगे, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं होंगे, खंडित नहीं होंगे, तो ये उन शरीर में उपयोग ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का जो है प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। जो भी जटिल पदार्थों को हम अपने बॉडीज में कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, उन पदार्थों को सरल चीजों में, सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं जैव उत्प्रेरक। इसी का उपयोग होता है जो कि जटिल से सरल में तोड़ देता है। इसका उपयोग करते समय, इसका जब उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं एंजाइम। ठीक है, अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वपोषी पर ही आश्रित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्वपोषी हैं अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं, लेकिन जो परपोषी हैं, जो दूसरे पर आश्रित हैं, उनका क्या, जो जटिल पदार्थों का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, फिर उसको सरल में तोड़ रहे हैं। इस सरल को तोड़ने के लिए हमारे पास चाहिए एंजाइम। तो यही एंजाइम क्या करता है, इस जटिल पदार्थ को तोड़ करके सरल पदार्थों में डालता है, लेता है, इंटेक करता है, फिर बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है और उपयोग करती है। कहाँ पर, कहाँ उपयोग करती है जी, तो ये उपयोग करती है उसकी वृद्धि में। ठीक है, तो अब देखिए जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित है। जंतु भी हैं, हम लोग भी आ गए जंतु में, कवक है, ठीक है, और ये क्या है, विषमपोषी में सम्मिलित है। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे जाकर के अब पढ़ते हैं कि स्वपोषी जो पोषण है वह कैसे होता है। हमने समझ लिया कि स्वपोषी क्या होता है, किस प्रकार से भोजन बना लेते हैं, लेकिन ये पोषण होता कैसे, इसके पूरी क्रियाकलापों को अब समझते हैं। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन ये एक प्रक्रिया होती है जो सभी हरे पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब स्वपोषी अपना पोषण खुद करता है, भोजन स्वयं बनाता है, तो इसमें क्या करता है कि एक पदार्थ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बाहर से सामग्री को ले लेता है और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें परिवर्तित कर दिए जाते हैं। सूर्य की उपस्थिति होगी, ठीक है, और इसके पास, किसके पास, स्वपोषी जो पोषण करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, उसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट पौधों की ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। नेक्स्ट हम पार्ट में जानेंगे कि कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, यानी कि स्टोर कर लिया जाता है। किसके फॉर्म में, मंड के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं और जो बच गया उससे हम लोग मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। बाई चांस खाना, भोजन या पोषण नहीं हो पाया, भोजन नहीं बना पाया पेड़ पौधा, तो रखे हुए जो स्टार्च होता है, जो स्टोर मंड होगा, मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहा जाता है, तो उस स्टार्च को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है और यही जब आवश्यकता होती है, भोजन की कमी होती है, तो उस वक्त इसका उपयोग कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में जो व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। मान लीजिए खाएं और उसका जो है ऊर्जा हमको जितना चाहिए था उतना ही मिला, बाकी चीज़ों का उपयोग नहीं है, तो वो क्या किया, संचित कर लिया, जिसे हम लोग ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक
एक इक्वेशन आपको मिलेगा। इस इक्वेशन का नाम है प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन। प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे कौन कौन सी घटक शामिल होते हैं और किस किस की उपस्थिति में, उसके उपरांत कौन कौन से उत्पादों का ये निर्माण करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2, अगर आपको ये 6 और 12 दिख रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये होता क्या है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे और जल मिल गया, इसके साथ साथ क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, तो ये बना देता है C6H12 और O6, जिसे हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है और साथ ही साथ कुछ जल को भी रिलीज करता है। ये जो अभी आप आगे 6 देख रहे हैं, 12 देख रहे हैं, बेसिकली ये बैलेंस किया गया है इस पूरे इक्वेशन को, ताकि कोई भी जो मॉलिक्यूल यहाँ पर या अनुभाग ले रहे हैं उत्पाद के दौरान एक भी ज़्यादा मॉलिक्यूल या अणु या परमाणु नहीं बन पाए, ठीक है। इसके लिए जितना यहाँ पे यूज़ किया गया है उतना ही हमें यहाँ पे मिलना भी चाहिए, ठीक ना। इसलिए इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। आगे हम बैलेंस करना भी सीखेंगे केमिस्ट्री वाले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वास्तव में क्या होता है। यही आपका प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें हम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल मिल करके क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं और कुछ जल का भी यहाँ पे बचाव हो जाता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। आइए इस घटना को एक बार फिर से पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। क्लोरोफिल क्या किया कि जो भी प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, उसने ऑब्जर्व कर लिया। किसने ऑब्जर्व कर लिया? क्लोरोफिल ने। दूसरे स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ये अपघटन कर देता है। कौन कर देता है भैया? ये क्लोरोफिल का ही कार्य है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया, तोड़ दिया। तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, मतलब उसमें तोड़ देना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया उसने? कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया, उसको अपचयित कर दिया। अब यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल के एक के बाद दूसरा हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जो मरुद्भिदी जो पौधे होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। एक ऐसा पौधा होता है, बाकी के जो नॉर्मल पौधे होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा जो है अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। मतलब कुछ चीज़ें रात में बना लिया और कुछ चीज़ों को वह सुबह में बना लिया। जब उसको क्लोरोफिल ऊर्जा मिली, सूर्य का प्रकाश मिला, उस समय बना लिया। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यहाँ पे हमने जो देखा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हुए हैं, ये घटक शामिल हुए हैं, इसका किस प्रकार से यहाँ पर रोल है, उसको जानना एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो समझ लेते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, यहाँ पे एक चित्र दिया गया, अभी आपको दिखाएंगे, तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिका के अंग हैं, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए इन क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है। इसे आप देख सकते हैं पत्ती का यहाँ पे अनुप्रस्थ काट है और इस पत्ती में आप देख सकते हैं कि ये मध्य सिरा, ये पर्णपटल है, सिरा है। इसी में आपको यहाँ छोटे छोटे जो हरे हरे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यही है हमारा हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वायु कोश है, जहाँ से वायु जाती है। ये छिद्र द्वार होगा, यहाँ पे द्वार कोशिकाएं होंगी जहाँ से वायु प्रवेश करेगा, ठीक है। ये निचली भाग है, आप देख सकते हैं, ये निचली त्वचा हो गई ये वाली, और यहाँ पे उपरित भाग है। तो ये एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट है। इस तरह का आपको इमेज बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप एक बार
ज़रूर से बनाइए। आइए एक बार एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, क्रियाकलाप को देख लेते हैं कि आखिर उसमें करना क्या है और कैसे सिद्ध होगा कि ये मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण वाली घटनाएं होती है या फिर नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग मंड का परीक्षण करेंगे। मंड को परीक्षण करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रियाकलाप दिया, ये समझते हैं। देखिए गमले में एक जो है शबलीत पत्ती वाली पौधा लीजिए। शबलीत जो रंग बिरंगा होता है ना, जिसके लिए उदाहरण के लिए मनी प्लांट या फिर क्रोटन का पौधा आप ले सकते हैं। पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उस पर कोई संपूर्ण जो मंड है उसमें जो बचा हुआ है वो सब कुछ यूज में आ जाए। ठीक है, अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। सुबह से रख दीजिए और दोपहर तक आपका काम हो जाएगा। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। एक कागज पर हमको क्या करना है, ट्रेस कर लेना है हरे वाले पार्ट को। कुछ मिनट के लिए हम इस पत्ती को उबालते हुए पानी में डाल देंगे। कुछ मिनट के लिए डालेंगे पानी में उबाल। इसके बाद इसे एल्कोहल के भरे जो बीकर है उसमें डुबा देंगे। अब इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रख करके तब तक गर्म करेंगे जब तक एल्कोहल उबलने लगे। ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल को डायरेक्ट नहीं उबाला जाता है, उसे क्या किया जाता है, एक बीकर को जो उसमें एल्कोहल रखा हुआ है बीकर में, वो जल उष्मक में रख करके गर्म किया जाता है। ठीक है, पत्ती का रंग क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, इसके विषय में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब कुछ मिनट के बाद इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। आयोडीन के एक तनु विलयन बनाएंगे जिसमें इस पत्ती को डाल देंगे। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो दीजिए। ठीक है, और पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो हमने फोटोकॉपी बनाया फिर ट्रेस बनाया था उससे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक हरा पौधा है और इसको ट्रेस किया हुआ है, रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चित्र ए में जो है मंड परीक्षण से पहले है और दूसरा है मंड परीक्षण के बाद। यानी कि जैसे हम लोग आयोडीन में डालते हैं विलयन में, तनु विलयन में, फिर उसको निकालते हैं और धो देते हैं, तो जो भी जहाँ पे भी क्लोरोफिल था, यहाँ जो जहाँ पे भी मंड था, वो क्या कर देता है, उस पार्ट को ब्लू कर देता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसने सही में इस बारे में चर्चा किया गया फिर नहीं। हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। यहाँ पे उसने नहीं बताया कि बेसिकली होता क्या है, ये आपको प्राइवेट किताबों में देखने को मिल जाएगी कि बेसिकली होता है। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा वहाँ वहाँ ये ब्लू वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब आगे समझते हैं कि बेसिकली कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पौधे कैसे लेते हैं या फिर वायु का जो है ये कैसे अवशोषण करते हैं, इसके विषय में जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो देखिए हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे प्राप्त करते हैं, और हमने क्लास 9th में जो है रंध्र की चर्चा की थी और क्लास 9th आपको पढ़ना भी है कि रंध्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे चित्र 6.3 में जो दिखाया गया आप देख सकते हैं 6.3 में ये खुला हुआ पार्ट है और ये एक बंद पार्ट है। ये रंध्र है, ये छिद्र है रंध्र का, ये बंद है, ये खुला हुआ है, ये बंद है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या करें कि जो पत्ती की जो सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये जो छिद्र आप देख रहे हैं ना, इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, यहीं से ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। मतलब पत्तियों की सतह से भी होता है, जड़ों से भी होता है और तनों से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती। ठीक है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। ठीक है, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खत्म हुई उसके बाद ये रंध्र अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना
द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। मतलब उस पर एक कोशिका होती है जिसे हम लोग द्वार कोशिका के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यही है द्वार कोशिकाएं, छोटे छोटे, ठीक है। और इसी से क्या होता है, खुलता और बंद होता है, ठीक है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है, ठीक है। जैसे ही जल अंदर गया तो फूल गया और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। द्वार कोशिकाएं जो है जब सिकुड़ेगी तो छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आगे इसका अवलोकन करते हैं क्या करना है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए बगैर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अब ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा है इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, लगभग समान आकार के गमले में 2 पौधा लेना है, जैसा कि पिछले वाले यहाँ पे देख रखे हैं कि 2 अंगल जो है गमला में पौधा लिया हुआ है, दोनों समान आकार का है। उसके बाद कह क्या रहा है कि 3 दिन तक उसे अंधेरे कमरे में रखिए। सबको बेचारा अंधेरे में डाल रहा है और अंधेरे में रखने का इसलिए यहाँ पे है कि जो भी उसमें बचा कुछ स्टार्च होगा, मंड होगा ना, वो यूज कर लेगा पौधा। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। अब पौधे के पास उसके पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक में इस थाली में रखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वाच ग्लास में रखा हुआ है, और एक है खाली। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। चित्र 6.4 यानी कि इसके अनुसार 6.4 के अनुसार क्या करना है, दोनों पौधे को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। बेल जार में क्या होता है ना कि ऊपर से टोटी होती है, खुला होता है पार्ट, और यहाँ से ढका होता है, ठीक है। तो इसमें ढक देना है। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं, जिससे वायु पट्टी जो है प्रयोग जो है वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटों के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से पत्ती तोड़ लीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप में से मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। जो हम लोग पिछला वाला क्रियाकलाप किया था वही क्रियाकलाप दोहराना भी है। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप में आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं? तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालने के लिए बता दिया गया। भैया निकालते क्या है? तो निकलता ये है कि जहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाया हुआ था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, तो भोजन भैया कम बना, तो मंड की उपस्थिति भी कम हो गई। लेकिन जिसके पास वो जो मतलब वहाँ पे जो रखा हुआ था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसमें नहीं रखा हुआ था, जिसमें रखा हुआ था तो वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ही लिया, और जिसमें नहीं रखा हुआ था वहाँ पे क्या हुआ कि वो भोजन अच्छे से बनाया, जहाँ पे मंड की उपस्थिति को आराम से दर्शा दिया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। और इसमें क्या था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ही सोख लिया, तो मंड उतना बना नहीं और इसने ज़्यादा ब्लू आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूरी बातों को बता दिया। अब उपरोक्त में आप देख सकते हैं कि जो भी हम लोग क्रियाकलाप किया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बता दिया गया है। अब ये कह रहा है कि जब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों तथा मिट्टी में उपस्थित जल से अवशोषण करते हैं। मतलब जो भी पौधे क्या होंगे, स्थल पे होंगे, भूमि पर होंगे, वो क्या करेंगे, अपने जड़ों से मिट्टी में उपस्थित जो जल है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। वहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं, लोहा लेते हैं, मैग्नीशियम जो है, वो सारी चीज़ों को सरीखे अन्य पदार्थ मिट्टी से लिए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। यानी पौधों के लिए नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने की
बात कही गई है। इसके अलावा कुछ और भी जैसे फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये तत्व भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नाइट्रोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन के संश्लेषण में इस गैस का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समपोषी के बारे में आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विषमपोषी के बारे में। देखते रहिए शर्मा जी एजुकेशन। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। कोई भी आपको लगता है कि डाउट या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और PDF वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको PDF और वीडियोस का जो लिंक सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहेंगे उसके लिए भी वीडियो जल्द ही रिलीज़ की जाएगी हमारे चैनल पर। उसका नोट्स वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। स्टे ट्यून रहिए, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव का भी सेट हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ले करके आने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।